वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे 6, 7 और 8 नवंबर की इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट घटनाओं के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, यह प्रश्न आधारित है विश्व क्रिकेट के इतिहास से। तो विश्व क्रिकेट के इतिहास में यह एक पहली घटना है जो 146 वर्षों के इतिहास में पहली बार हुआ। तो जो 146 वर्षों का क्रिकेट का इतिहास है, इस हिस्ट्री में जो पहली बार ये घटना हुई है वह कौन सी घटना है, उसको हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है उसको लगाया है। तो प्रश्न ये है कि हाल ही में विश्व क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट, ये टर्म याद रखना है, टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन हैं? तो ये हैं श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज। कौन? एंजेलो मैथ्यूज। अब इस घटना को जो हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि आखिर टाइम आउट है क्या। तो देखिए, श्रीलंका के अनुभवी बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज 6 नवंबर को आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ, जो अगेंस्ट में टीम थी वो थी बांग्लादेश की टीम, तो उनके खिलाफ टाइम आउट दिए गए। ठीक है, क्या टाइम आउट दिए गए? और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इस तरह आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने। एंजेलो मैथ्यूज सदीरा के आउट होने के बाद, ठीक, श्रीलंका के जो दूसरे खिलाड़ी हैं, कौन? सदीरा। तो एंजेलो मैथ्यूज सदीरा के आउट होने के बाद मैदान पर पहुंच रहे थे, लेकिन गलत हेलमेट की वजह से उन्हें मैदान पर पहुंचने में लगभग 1 मिनट की देरी हो गई और इस तरह उन्हें नियम के अनुसार टाइम आउट दे दिया गया। तो टाइम आउट नियम के तहत किसी को आउट देने का मतलब ये है कि जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, उस टाइम से आप जो है लेट करते हो तो आपको जो है टाइम आउट के तहत आउट घोषित कर दिया जाएगा। तो अब जानेंगे थोड़ा डिटेल में कि आखिर टाइम आउट का नियम है क्या। टाइम आउट क्रिकेट में बल्लेबाज के आउट होने का एक तरीका है और यह तब दिया जाता है जब बल्लेबाज तय समय पर खेलने के लिए क्रीज पर तैयार न हुआ हो। ठीक है, तो क्रीज पे जो है एक समय होता है, उस समय में ही उस बल्लेबाज को पहुंचना होता है और बैटिंग के लिए जो है वो प्रिपेयर होता है। तो क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था मेरिलबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी के अनुसार अगर कोई बल्लेबाज पिछला विकेट गिरने के 3 मिनट के अंदर, कितना? 3 मिनट के अंदर खेलने के लिए तैयार नहीं होता है, तो मतलब ये ड्यूरेशन क्या है? 3 मिनट का है। तो 3 मिनट के अंदर अगर वो खेलने के लिए तैयार नहीं हो पाता है तो विपक्षी टीम की अपील पर उसे आउट दिया जा सकता है। ठीक, तो एंजेलो मैथ्यूज के साथ यही घटना हुई। जो ये टाइम ड्यूरेशन है 3 मिनट का, इस टाइम ड्यूरेशन में वो तैयार नहीं हो पाए थे। वनडे क्रिकेट में यह समय 2 मिनट का है, ध्यान दीजिएगा, यह समय जो है वनडे क्रिकेट में 2 मिनट का है, जबकि T20 में 90 सेकेंड का है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अगर वनडे क्रिकेट है तो उसमें जो टाइम है वो 2 मिनट का है, जबकि T20 में यह 90 सेकेंड मतलब कि 1.5 मिनट का है। अब यहाँ पे एक लिस्ट आप देख रहे होंगे, यह लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट के इतिहास में जो पहली बार आउट हुए हैं उनकी ये एक पूरी लिस्ट है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट के इतिहास में सबसे पहले रन आउट कौन हुआ, कैच आउट कौन हुआ या स्टंपिंग किसकी हुई, तो ये जो है ये पूरी लिस्ट है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो इधर जो है ये होने का तरीका है और ये है ये बल्लेबाज और इधर जो है वो वर्ष दिया हुआ है। तो क्रिकेट के इतिहास में सबसे पहले कैच से आउट होने वाले खिलाड़ी का नाम है टॉम होरान। कौन? टॉम होरान। ये ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज थे और 1877 की ये घटना है। ठीक है, बोल्ड, पहली बार बोल्ड नेट थॉमसन, ये भी ऑस्ट्रेलिया के, और 1877 का वर्ष होता है। रन आउट होने वाले पहले बल्लेबाज डेव ग्रेगोरी, ऑस्ट्रेलिया के, 1877 में।
एल बी डब्ल्यू के तहत आउट होने वाले हैरी जप इंग्लैंड के 1877 का वर्ष होता है। स्टंपिंग एल्फ्रेड सॉ इंग्लैंड के 1877। हिट विकेट जॉर्ज बोनर ऑस्ट्रेलिया के 1884 1884। रिटायर हर्ट चार्ल्स बैनरमैन ऑस्ट्रेलिया के 1877। फील्ड में बाधा, ठीक है, फील्ड में बाधा के तौर पे बल्लेबाज जो आउट हुए वो हैं सर लेन हटन इंग्लैंड के 1951 में। हैंडलिंग बैट रसेल एंडिन साउथ अफ्रीका के 1957 में। रिटायर आउट मार्क अट्टापट्टू श्रीलंका के 2001 में। और हिटिंग द बॉल ट्वाइस, ठीक है, हिटिंग द बॉल ट्वाइस फानियान मुगल माल्टा के 2023 में। और टाइम आउट एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के 2023 में। तो एटलीस्ट आप जो है ये पूरी लिस्ट भले ना याद रखें, लेकिन ये जो 2023 की जो घटनाएं हैं, हिटिंग द बॉल ट्वाइस फानियान मुगल माल्टा के और टाइम आउट एंजेलो मैथ्यूज, इन दोनों का नाम तो जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये 2023 की घटना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए। ठीक है, तो यह राज्य है केरल। तो 5वीं स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी हुआ है, कौन सा, 5वें नंबर की। अब हम इसके बारे में खासियत जानते हैं। केरल जो है वो बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पे है। अब हम देखेंगे कि छोटे राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी क्या स्थिति रही है। तो यूनियन टेरिटरीज मतलब कि केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात किया जाए तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, दिल्ली दूसरे स्थान पे है और चंडीगढ़ तीसरे स्थान पे है। अब छोटे राज्यों की श्रेणी की अगर बात करें तो गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, गोवा पहले स्थान पे, मणिपुर दूसरे स्थान पे और सिक्किम जो है वो तीसरे स्थान पे है। लार्ज स्टेट्स की बात करें तो जैसा कि हमने जाना केरल, प्रश्न के अनुसार केरल जो है बड़े राज्यों में पहले स्थान पे और पंजाब जो है वो दूसरे स्थान पे है। तो एफएसएसआई द्वारा जारी यह जो लिस्ट है, ठीक, ये 5वां फूड इंडेक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न जो है वो आते हैं। अब जानेंगे थोड़ा डिटेल में कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक आखिर है क्या। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको देखते हैं। ठीक है, यह एक वार्षिक मूल्यांकन है जो खाद्य सुरक्षा पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो यह फूड सेफ्टी के मीजर पर एक इवेल्युएट करने वाली एक इंडेक्स है जिसको एफएसएसएआई के द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, सूचकांक एक गतिशील बेंचमार्किंग दृष्टिकोण है जो सभी राज्यों और क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा का आकलन करने, तो फूड सेफ्टी के को इवेल्युएट करने हेतु एक निष्पक्ष रूपरेखा प्रदान करने के लिए मात्रात्मक मतलब कि क्वांटिटेटिव और गुणात्मक विश्लेषण, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये एनालिस्टिक अप्रोच इसमें शामिल की गई है। देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्धा और सकारात्मक बदलाव के लाने के लिए एसएफएसआई की शुरुआत वर्ष 2018-19 में की गई। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की शुरुआत कब से होती है, 2018-19 से। तो इस तरह के जो इंडेक्स हैं जो जारी किए जाते हैं, ये भी पूछा जाता है कि ये इंडेक्स जो है वो कब से या किस वर्ष से जो है वो जारी किया गया, या ये भी पूछा जाता है कि हाल फिलहाल में जो इंडेक्स जारी हुई वो किस नंबर की थी। तो इस प्रश्न में आपने देखा कि जो एफएसएसएआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है वह उसकी 5वीं रिपोर्ट जो है वो जारी की गई। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई, 2018-19 में। 2022-23 के बारे में डिटेल में जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एफएसएसएआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया
द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय राज्यों के प्रदर्शन पर प्रकाश डालता है। ठीक है, तो कौन सा स्टेट जो है किस तरह से परफॉर्म कर रहा है उस पे जो है यह हाईलाइट करता है। और इसका जो है एनालिटिकल अप्रोच है, और एनालिटिकल कैसा, क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके का है। तो 2022-23 सूचकांक के एक नया पैरामीटर SFSI रैंक में सुरक्षा पेश किया, जो विगत वर्षों की तुलना में राज्यों की प्रगति का आकलन करता है। और यह पैरामीटर प्रत्येक राज्य के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा, ठीक है, खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण मतलब फूड सेफ्टी अथॉरिटी द्वारा किए गए खाद्य व्यवसायों के लाइसेंस और पंजीकरण, किए गए निरीक्षण, आयोजित विशेष अभियानों, शिविरों व ऐसे अन्य अनुपालन संबंधी कार्यों को मापता है। अब जो SFSI 2022-23 का जो ये रिपोर्ट है उसमें और हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या बातें हैं। तो राज्य खाद्य सुरक्षा स्कोर में सामान्य गिरावट, ठीक है, तो जो ये रिपोर्ट आई है इसमें गिरावट देखने को मिला है। क्या, पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश सहित 20 बड़े भारतीय राज्यों में से 19 ने वर्ष 2019 की तुलना में अपने 2022-23 के SFSI स्कोर में गिरावट का अनुभव किया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गिरावट 2019 और 2023 की अगर तुलना करें तो, ठीक है, बिहार दूसरे स्थान पे, गुजरात तीसरे स्थान पे, आंध्र प्रदेश 4th नंबर और छत्तीसगढ़ जो है वो 5वें नंबर पे है। तो इस तरीके से इन 5 राज्यों को भी आप अपने जहन में रखिए, अपने नॉलेज में रखिए कि जो सबसे ज़्यादा गिरावट 2019 की तुलना में अगर देखा जाए 2022-23 की रिपोर्ट में, तो किस में देखने को मिला, महाराष्ट्र में। अब जो सेफ्टी मेजर्स के जो पैरामीटर्स हैं उसमें क्या है, कंप्लायंस है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंप्रूवमेंट ऑफ SFSI रैंक और ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ये जो है, ये वाला पॉइंट जो है इम्प्रूवमेंट इन SFSI रैंक, ये 2023 में इसको जोड़ा गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में हिंदी, ध्यान दीजिएगा, हिंदी MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। ठीक, तो यह राज्य है उत्तराखंड। इससे पहले, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हिंदी में MBBS की पढ़ाई स्टार्ट करने वाला राज्य कौन सा है, तो वह है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के बाद जो नंबर है ये है उत्तराखंड। अब जानते हैं इसको डिटेल में। तो उत्तराखंड के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने घोषणा की कि राज्य के चिकित्सा संस्थान हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। मध्य प्रदेश के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश जो है वो पहला राज्य है, और मध्य प्रदेश के बाद इस तरह का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य होगा। कौन सा राज्य होगा, दूसरा राज्य होगा। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। क्या, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जो हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत करने जा रहा है। हाल ही में भारत ने किस देश को, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में भारत ने किस देश को 4-0 से, ये नंबर भी याद रखना है, 4-0 से हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीता है, तो हराया है जापान को। तो रांची में, कहाँ पे ये हुआ था, रांची में ये मैच हुआ था। तो रांची में हुए फाइनल मैच में मेज़बान भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 4-0 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। और भारत की तरफ से संगीता कुमारी, नेहा लारेमसियामी और वंदना कटारिया ने 1-1 गोल किया। तो इस तरीके से 4 गोल हो गए। हॉकी इंडिया ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम की प्रत्येक खिलाड़ी को 3-3 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में चीन ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराया। ठीक है, तो चीन ने किसको हराया, साउथ कोरिया को। हाल ही में किस IPS अधिकारी को CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है, ठीक, इनका नाम है
प्रवीण मधुकर पवार। तो आईपीएस अधिकारी प्रवीण मधुकर पवार को सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और उनकी नियुक्ति को लेकर सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। और इसमें बताया गया है कि कार्यभार संभालने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए अगले आदेश तक, 5 साल तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो सीबीआई के संयुक्त निदेशक बने रहेंगे। ठीक है। और विगत मई माह में 2 साल के लिए कर्नाटक के पूर्व डीजीपी प्रवीण सूद को सीबीआई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये क्या है? ये है प्रवीण मधुकर पवार। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत का अनावरण किया गया है? तो ये है सूरत। आप ये देख सकते हैं, ये सूरत की पिक है। तो भारतीय नौसेना नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत का अनावरण गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा सूरत में किया गया। ठीक है। तो पोत का भी नाम है सूरत और जहां पे अनावरण किया गया वह गुजरात का शहर सूरत है। और इस समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार भी शामिल हुए और यह गुजरात के किसी भी शहर के नाम पर रखा जाने वाला पहला युद्धपोत है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस विध्वंसक पोत का नाम भी सूरत है और जगह कौन सी है? गुजरात का शहर सूरत। स्वदेशी रूप से अभिकल्पित एवं निर्मित परियोजना 15B विशाखापत्तनम श्रेणी विध्वंसक वर्ग का यह चौथा युद्धपोत है। इस पोत का निर्माण मुंबई में मझगांव डॉक लिमिटेड MDL द्वारा किया गया। तो ये भी याद रखिएगा, ये जो डॉक है, ठीक है, इसका भी नाम पूछा जाता है। इस डॉक का क्या नाम है? मझगांव डॉक। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय नाटककार, कवि, चित्रकार और चिकित्सक का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये हैं गिवे पटेल। बस इतना ही जानिए इनके बारे में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 नवंबर को। ठीक है, 7 नवंबर को। हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कैंसर दूसरी सबसे घातक बीमारी है जो लोगों के मौत का कारण बनती है। कैंसर की पहचान करने, इसके शीघ्र निदान तथा रोकथाम के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कब? 7 नवंबर को। हाल ही में UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक, ये आपको बताना है। तो आपको बताना है कि UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया? तो ये जोसेफिना बेलमोंटे, फंडाको एलन मैकार्थर, जोस मैनुअल मोलर, ये तीनों को जो है सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने जोसेफिना बेलमोंटे, फिलीपींस में क्यूजोन शहर के मेयर यूके स्थित एलन मैकआर्थर फाउंडेशन प्रेरणा और कार्रवाई, चीन के ब्लू सर्कल उद्यमी विजन, चिली के जोस मैनुअल मोलर, ठीक, और वैज्ञानिक परिषद औद्योगिक अनुसंधान, विज्ञान और नवाचार को प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए उनके अभिनव समाधान और परिवर्तनकारी कार्रवाई के लिए 2023 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ विजेता घोषित किया गया है। हाल ही में किस शब्द को कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है? तो यह है शब्द AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोलिंस डिक्शनरी ने AI को 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, जो हमारे दैनिक जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती प्रमुखता को दर्शाता है। कोलिंस के प्रबंध निदेशक एलेक्स बी क्राफ्ट के अनुसार AI इस वर्ष चर्चा का केंद्रीय बिंदु रहा है और इसका उपयोग 4 गुना हो गया है। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है? तो यह देश है नीदरलैंड। 2013 में शुरू की गई डच गोल्डन वीजा पहल नीदरलैंड के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन की गई थी
और इस कार्यक्रम के तहत विदेशी निवेशकों को डच व्यवसायों में न्यूनतम 12,50,000 पाउंड का योगदान करना आवश्यक था और यह कार्यक्रम कई अन्य देशों के लक्ष्यों के अनुरूप था जो समान निवेश योजनाएं पेश करते हैं। और हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार जनवरी 2024 से नीदरलैंड अपना गोल्डन वीजा कार्यक्रम बंद कर देगा। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है और यह दिवस इस उद्देश्य से मनाया जाता है कि भविष्य में आने वाली आपदाओं को लेकर हम तैयारी कर सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियां बचाई जा सकें। सुनामी दिवस के दिन सभी को सुनामी होने वाले खतरों और बचाव के बारे में बताया जाता है। हाल ही में किनके द्वारा भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किया गया? तो ये हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक, सर्बानंद सोनोवाल। तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सोरेन की घरेलू नौकायान का शुभारंभ किया और हाल ही में संपन्न ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 में भी साल 2047 तक भारत में 50 मिलियन क्रूज यात्रियों के लक्ष्य पर चर्चा की गई। इस तरह क्रूज पहल देखो अपना देश की हिस्सा है। हाल ही में चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, तो ये शिक्षा मंत्रालय के साथ। तो भारत के चुनाव आयोग ने देश भर में देश भर के स्कूलों में चुनावी साक्षरता लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं और इसका उद्देश्य सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा चुनावी साक्षरता को शामिल करना है। एमओयू के तहत एनसीईआरटी स्कूली पाठ्यपुस्तकों में चुनावी साक्षरता से जुड़े स्टडी मटेरियल शामिल किया जाएगा और राज्य शिक्षा बोर्डों को भी इसका पालन करने की सलाह दी जाएगी। हाल ही में किसे एजुथाचन साहित्य पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? इनका बस नाम याद रखिएगा, ये है डॉक्टर एस.के. वसंथन। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? ठीक, तो ये है मनोरंजन मिश्रा। कौन? मनोरंजन मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी। ये थे आज के करंट अफेयर से संबंधित इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस और साथ में हमने जाना हर एक क्वेश्चंस के डिटेल में इन्फॉर्मेशन। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। ठीक है, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आप जो है इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।